टू जीएस में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डीप में सुव्यवस्थित तरीके से बताएंगे और लास्ट में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है उसका महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के आधार पर विश्लेषण भी करेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या है और किसके द्वारा लाई गई है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है और किसके द्वारा पारित किया गया। देखिए, पारित करने वाली संस्था यानी जो संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया पिट्स इंडिया एक्ट, तो किसके द्वारा पारित किया गया, तो ब्रिटिश संसद अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। क्यों पारित किया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वे असफल रहा। अस्पष्ट विभाजन किसी को नहीं था, ना तो गवर्नर जनरल को और ना ही उसके परिषद को, इसलिए स्पष्ट विभाजन और शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून लाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ये किसके द्वारा लाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। पारित होने का वर्ष यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 ईस्वी में पारित कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। प्रस्तावक कौन थे, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसने लाए और किनके विचार से ये लाया गया, तो उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर। विलियम पिट द यंगर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के निर्देशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया और पास कर दिया गया 1784 ईस्वी में। कहां लागू हुआ, यानी लागू क्षेत्र तो ब्रिटिश भारत में, जिस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिपत्य था उसी क्षेत्र में लागू किया गया कौन सा एक्ट को, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। ये पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करना, लेकिन वास्तविक रूप से नियंत्रण करना मुख्य उद्देश्य जो हो गया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक रूप से क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। क्यों नियंत्रित किया गया, आगे समझिए। देखिए, शासन प्रणाली, तो देखिए नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रावधान किया गया वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले समझ लीजिए शासन प्रणाली। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो प्रकार की शासन व्यवस्था लाया गया जिससे द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली, ऐसे द्वैध शासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद लागू किया गया बंगाल में द्वैध शासन, एक दीवानी शासन और एक न्यायिक शासन, दो प्रकार की शासन। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में दो प्रकार का शासन लागू किया गया जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। एक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाई जाएगी और दूसरा ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, यानी दो प्रकार का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक मामले देखेगी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया उसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसके तहत भारत के प्रशासनिक मामले, सैन्य मामले, राजस्व मामले, युद्ध, संधि, प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, किनको नियुक्तियां किया जाएगा, ये सब ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय कर दिया गया। किस एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का अर्थ
यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का संयुक्त शासन। यानी द्वैध शासन क्या है? तो दो सरकारों के द्वारा, दो शक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से शासन चलाया जाना या स्थापित करना द्वैध शासन कहलाता है। तो द्वैध शासन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों का संयुक्त शासन स्थापित हुआ। कहां? तो भारतीय क्षेत्र में। किस एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, कितने? 6 सदस्यीय बोर्ड। अब यहां पे दो आता है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशक मंडल और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल। अब ये दोनों को समझ लीजिए ताकि आप यहां पे व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मंडल हुआ करता था जिसका नाम क्या? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल। इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को और उसी समय निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। और वो कब तक वास्तविक रूप से कार्य किए? तो 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के पहले तक। यानी ये समय अवधि में इससे क्या अधिकार प्राप्त था? निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अधिकार प्राप्त था? तो भारत के साथ क्या करना? व्यापार करना। ठीक है, तो भारत के साथ व्यापार करना, किस वस्तुओं का व्यापार करना, इसका निर्धारण या चयन या संचालन कौन करते थे? तो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी चाय का व्यापार, रेशम का व्यापार, कपास का व्यापार, मसाले का व्यापार, ये सब कौन? निदेशक मंडल। और युद्ध आगे चलकर 1600 के बाद जब प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, यानी 1784 के पहले और 1600 के बाद जो भी युद्ध हुआ, ये सब किनके निर्देशन में हुआ? तो निदेशक मंडल। संधियां जितने राजाओं के बीच हुआ या फिर आंगल और राजाओं के बीच जितने भी प्रकार की संधियां हुआ, ये सब किसके निर्देशन में हुआ? तो निदेशक मंडल। प्रशासन कैसे चलाया जाए, नियुक्तियां किनको किया जाए, ये सभी जो डिसीजन कौन लेते थे? निदेशक मंडल। कब से कब तक? तो 1600 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच ये सारे डिसीजन लिया करते थे निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल किसके अधीन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। क्लियर हुआ? अब आते हैं नियंत्रण मंडल। ये जो था किसके अधीन? ब्रिटिश सरकार के, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन के अधीन था नियंत्रण मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल या नियंत्रण बोर्ड भी कहीं पे देगा। तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन जो राजा हुआ करते थे या महारानी, उन्हीं के अंदर ये काम करते थे नियंत्रण मंडल। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल। अब देखिए इसका गठन क्यों हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 असफल रहा, लेकिन कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हुआ। लेकिन वास्तविक रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण मंडल का स्थापना हुआ, गठन किया गया। और इसका काम क्या था? तो नागरिक, सैन्य, राजस्व मामले को देख रेख करना, निगरानी करना, उसमें अपना सहमति देना और प्रशासन कैसे चलाया जाए, संधि किससे होगा, युद्ध क्यों होगा, किससे होगा, समझौता कैसे होगा, ये सब किसके अधीन आ गया? नियंत्रण मंडल। कब से? तो 1784 से। ये इसके बाद वाले 1784 के बाद से नागरिक, सैन्य, राजस्व मामले, प्रशासन, संधि, युद्ध और नीति निर्माण, किस तरह का नीति निर्माण होगा, ये सब इनके अंडर आ गया। और नियुक्तियां, किनको नियुक्ति किया जाना है,
या गवर्नर जनरल या उनके परिषद, किसे लाया जाना है, किसे हटाया जाना है, ये सब डिसीजन नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। और इसमें 6 सदस्यीय टीम था, 6 सदस्य। किसमें? नियंत्रण मंडल में कितने सदस्य? 6। और 6 में से एक थे वित्त मंत्री यानी कोषा संचालन या चांसलर जिसे कहा जाता है, वित्त मंत्री ब्रिटेन का वित्त मंत्री। दूसरा राज्य सचिव, ठीक है, 2 पद हो गया। और ये जो 4 सदस्य थे वे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो 4 और 2 6 सदस्य मिलकर 6 सदस्यों का एक टीम बना जिसका नाम नियंत्रण मंडल। और ये किसके अधीन? तो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते थे नियंत्रण मंडल। अब ये जो चल रहा था 1600 ईस्वी से लेके 1784 के बीच, ये सभी अधिकार को छीन लिया और इनके अधीन कर दिया, नियंत्रण मंडल के अधीन कर दिया। कब से? 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट कानून के तहत, इससे लेकर इसमें। और इसको केवल 1784 के बाद, याद रखिएगा, 1784 के बाद निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अधिकार दिया गया? तो केवल अब व्यापारिक मामलों का अधिकार दिया गया। केवल अब ये व्यापार के संबंधित, व्यापार से संबंधित या वाणिज्य से संबंधित ही दिशा निर्देश या काम करेंगे। अब सारा काम नागरिक, सैन्य, राजस्व मामले, प्रशासन, संधि, युद्ध नीति निर्माण, नियुक्तियां, ये सब काम अब कौन करेंगे? तो नियंत्रण मंडल। और ये डायरेक्ट रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को। क्लियर हो गया? तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को विस्तार से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमी। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1784 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमी था इस अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दूर कर दिया गया। और प्रशासनिक सुधार जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अस्पष्ट विभाजन था, यहां पर स्पष्ट अधिकार विभाजन कर दिया गया, एकदम स्पष्ट, कि नियंत्रक मंडल का अधिकार अलग होगा और निदेशक मंडल का अधिकार अलग होगा। ठीक है, निदेशक मंडल केवल अब से 1784 के बाद से व्यापारिक मामले देखेंगे, केवल व्यापारिक। और जो नियंत्रक मंडल होगा वो नागरिक, संधि, युद्ध, प्रशासन या फिर नियुक्तियां, ये सब मामले अब देखेंगे और डायरेक्ट रिपोर्ट देंगे ब्रिटिश सरकार को। ऐतिहासिक महत्व क्या हुआ पिट्स इंडिया एक्ट? तो कंपनी शासन से, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन से ब्रिटिश शासन की ओर निर्णायक कदम। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा निदेशक जो मंडल था, अब यहां से शिफ्ट होकर नियंत्रक मंडल यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन चला आया। भविष्य का प्रभाव क्या हुआ? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम की नींव अब भविष्य में यही एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आधार बना, बेस बना। आगे चलकर 1858 ईस्वी में कौन सा? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम की नींव पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक पंक्ति में निष्कर्ष कहा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की। यानी एक पंक्ति में कहा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च सत्ता प्रदान कर दी, अर्थात बहुत सारे अधिकार अपने नियंत्रण में ब्रिटिश सरकार कर लिया। केवल अब व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य अब निदेशक मंडल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब करेगी। ठीक है, आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, वैकल्पिक प्रश्न जो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एमसीक्यू के आधार पर, उसको समझने का प्रयास कीजिए। कई एग्जाम में यह सब पूछा गया है, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसने प्रस्तावित किया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसने प्रस्तावित किए, यह समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस,
लॉर्ड कौन? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम पिट यंगर, लॉर्ड बेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव। अब इसको ध्यान से समझिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसने प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 के बीच ही था। तो ये नहीं लाए थे। इनको पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। किनको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक, यानी थाना दरोगा जितने भी और जिला कलेक्टरों को ये सारे अधिकार दे दिए थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। ठीक है। टीपू सुल्तान उस समय, विलियम पिट यंगर ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के समय तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर थे। और इन्हीं के प्रस्ताव से ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। ठीक है। लॉर्ड बेलेजली, ये लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि इनका प्रमुख योगदान रहा। और ये जो थे लॉर्ड बेलेजली, इन्हीं के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे। और लॉर्ड बेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर भी कहे थे। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है। तो ये लॉर्ड बेलेजली नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यानी 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से निभाए थे रॉबर्ट क्लाइव। और उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको पराजित किए और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव रख दिए। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किनको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसका आंसर क्या होगा? विलियम पिट द यंगर। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस संस्था द्वारा पारित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पारित करेगा? खुद के खिलाफ? ये नहीं होगा। ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रीवी काउंसिल ये तो न्यायिक था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं। ये कौन होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश सरकार के अधीन ये कानून लाए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किनके द्वारा पारित किया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी का व्यापार बढ़ाना, ये तो मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन चाहती थी कि चलिए और बढ़ाया जाए व्यापार। भारत में स्वतंत्र शासन देना, ये तो बिल्कुल नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, कर प्रणाली समाप्त करना, ये भी नहीं। तो ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? एकात्मक शासन नहीं, संघीय शासन, द्वैध शासन प्रणाली, सैन्य शासन। तो कैसा? द्वैध शासन, दो प्रकार की शासन। एक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में, निदेशक मंडल के रूप में केवल व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश संसद यानी पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन जिनके द्वारा एक संस्था लाई गई 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल, जिसमें 6 सदस्य टीम हुआ करता था। वित्त मंत्री, राज्य सचिव और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 4 सदस्यों का मनोनयन और उनके द्वारा ही क्या? युद्ध, संधि, नागरिक, सैन्य, नियुक्तियां, प्रशासन, ये सब चलाया जाएगा। ये तो नियंत्रण, इन्होंने नियंत्रण कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ये आंसर क्या होगा? द्वैध शासन, दो प्रकार का शासन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस संस्था का गठन किया गया? तो इंडिया काउंसिल। देखिए, इंडिया काउंसिल का जो प्रत्यक्ष रूप से आता है वो 1861 में। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। ठीक है, गवर्नर काउंसिल यानी गवर्नर काउंसिल ये 1773 ईस्वी में, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, गवर्नर काउंसिल गवर्नर जनरल के परिषद, और सेक्रेटरी ये जो आया वो 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस संस्था का गठन किया गया? तो वो होगा कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्यीय टीम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या था? देखिएगा, मुख्य कार्य जो आपको बता दिए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो मुख्य व्यापारिक मामलों का संचालन ये केवल दिया गया किसको? तो ये दिया गया बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया, निदेशक मंडल को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, न्यायिक मामलों का निपटारा, राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण, सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है ना, ये कहा जाए ये तीनों आया किसके अधीन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहां पे मुख्य कार्य कह रहा है, मुख्य कार्य, तो ये होगा कौन सा? राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण, ये होगा। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका क्या रह गई? यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, इसका क्या भूमिका रह गई? राजनीतिक मामले नहीं, ये चला गया किसके पास? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया। ठीक है, यानी नियंत्रक मंडल। प्रशासनिक ये भी चला गया किसके पास? इसके पास। सैन्य मामले ये भी तीनों चला गया नियंत्रक मंडल के पास, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन, यानी इन्हीं के अधीन कार्य। केवल व्यापारिक, याद रखिए, केवल व्यापारिक मामले, केवल व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रह गया। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट आगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस अधिनियम की कमियों को दूर किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमी जो था, जो अस्पष्ट था, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स और उनके परिषद के बीच मतभेद हुआ करता था, इनके कमियों को दूर कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 नहीं, ये बाद में आया 1813, इसमें सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को रखा इसमें, और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हाँ, जो इसमें कमियां था, जो इसमें अस्पष्ट विभाजन था शक्तियों का, इसको दूर कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये जो आया 1857 के क्रांति के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लिए पूरी तरह से। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल जो बने भारत का वो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है ना, इसके तहत चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी चाय और चीन का भी जो व्यापार हो रहा था यहां पे, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस अधिनियम की कमियों को दूर किया? तो वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट आगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद भारत में वास्तविक सत्ता, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक सत्ता किसके पास चली गई? तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये इससे छीन लिया किसने? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सरकार, भारतीय शासक। तो ये होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार के पास इनको पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया, और ब्रिटिश सरकार के पास वास्तविक सत्ता चला गया। ब्रिटिश सरकार के अधीन गवर्नर जनरल कार्य करते थे, और भारतीय शासक, यानी भारतीय शासक और ये दोनों किसके अधीन हो गया? तो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, और आगे चलकर और हो जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था, यानी लंबे अवधि तक क्या प्रभाव रहा? तो कंपनी शासन मजबूत हुआ, कंपनी शासन मजबूत हुआ नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और कमजोर हो गया, यह मजबूत नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी,
ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, भारत स्वतंत्र हुआ, ये तो नहीं जी। व्यापार समाप्त हो गया, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा? बी, ब्रिटिश सरकार की नींव पड़ी, यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन का क्या हुआ? नींव पड़ गया। तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरह से नींव पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट आगे पूरी तरह से अब यानी 10 वैकल्पिक प्रश्नों को विस्तार से समझ गए होंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट को आप डीप में समझ चुके हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।